दो जादुई नदियां और परियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक रहस्यमय जंगल के बीच दो जादुई नदियां बहती थीं। पहली नदी का नाम था नीला अमृत, जिसका पानी पीने से इंसान अमर हो जाता था। दूसरी नदी का नाम था स्वर्णधारा, जिसका पानी किसी की भी इच्छाएं पूरी कर सकता था। लेकिन इन नदियों तक पहुंच पाना आसान नहीं था। ये नदियां घने जंगल के केंद्र में स्थित थीं, जहां तक केवल साहसी और नेक दिल लोग ही पहुंच सकते थे। इनकी रक्षा 7 जादुई परियां करती थीं, जिनकी शक्तियां असीम थीं। इस जंगल के पास एक गांव था। यह गांव कभी खुशहाल और समृद्ध था, लेकिन कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। खेत बंजर हो गए थे, कुएं सूख गए थे और गांव के लोग प्यास और भूख से परेशान थे। गांव में बीमारियां भी फैल चुकी थीं और लोग धीरे धीरे अपनी जान गंवा रहे थे। आयुष और आकाश का संकल्प। गांव में 2 दोस्त रहते थे, आयुष और आकाश। दोनों बचपन से ही साहसी और मददगार थे। वे हमेशा गांव वालों की मदद के लिए आगे रहते थे। लेकिन जब गांव की हालत बिगड़ने लगी तो वे खुद को असहाय महसूस करने लगे। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने चबूतरे पर सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने एक कहानी सुनाई थी। इस जंगल में 2 जादुई नदियां हैं। अगर कोई वहां तक पहुंच जाए तो उन नदियों की शक्ति से हमारा गांव फिर से खुशहाल हो सकता है। लेकिन इन नदियों तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए हिम्मत, सच्चाई और दया की जरूरत होती है। आयुष और आकाश ने तुरंत फैसला किया कि वे नदियों की तलाश करेंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही दोनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ थोड़ी सी रोटियां, कुछ औषधियां और एक मटकी रखी, जिसमें वे जादुई नदियों का पानी भरकर लाने वाले थे। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और पत्तों के बीच से चमकीली आंखें झांक रही थीं। जंगल की घनी छाया में चलते हुए दोनों को एहसास हुआ कि यह सफर कितना कठिन होने वाला है। बातूनी तोते से मुलाकात। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात एक सुनहरे तोते से हुई। तोता एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठा था और गौर से उन्हें देख रहा था। तोता बोला, तुम दोनों कहां जा रहे हो? आकाश ने जवाब दिया, हम जादुई नदियों की तलाश में हैं। तोता हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है कि उन नदियों तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं? हर कदम पर खतरा है। आयुष ने गंभीरता से कहा, हम जानते हैं, लेकिन हमारे गांव को बचाने के लिए हमें यह करना होगा। तोते ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम्हारे इरादे नेक लगते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मिलेगा जो तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। लेकिन याद रखना, रास्ते में डरने का मतलब है हार जाना। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सुनहरे सींगों वाला हिरण मिला। हिरण ने पूछा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? आकाश ने जवाब दिया, हम जादुई नदियों की तलाश में हैं। हिरण ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरा बच्चा एक गुफा में फंस गया है और वहां एक भयानक भालू पहरा दे रहा है। अगर तुम उसे बचा सको तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आयुष और आकाश ने गुफा की ओर रुख किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भालू गुफा के बाहर चक्कर लगा रहा था। आयुष ने भालू का ध्यान भटकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कीं और उनमें आग लगाई। भालू आग देखकर डर कर भाग गया। आकाश ने गुफा में जाकर हिरण के बच्चे को बाहर निकाला। हिरण बहुत खुश हुआ और बोला, तुम दोनों बहादुर और दयालु हो। अब मैं तुम्हें जादुई झरने तक ले जाऊंगा। जादुई झरना और परियां हिरण ने उन्हें एक चमकते हुए झरने तक पहुंचाया। झरने का पानी इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। हिरण ने कहा, अब तुम परियों से मिलोगे, लेकिन याद रखना, उनकी परीक्षाएं कठिन होंगी। आयुष और आकाश ने झरने का पानी छुआ और अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई। 7 सुंदर परियां प्रकट हुईं। उनके नाम थे तारा, नीलिमा, स्वर्णा, कुसुम, रश्मि, अदिति और मयूरी। तारा ने कहा, हम जानती हैं कि तुम क्यों आए हो, लेकिन नदियों तक पहुंचने के लिए तुम्हें हमारी 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। ये परीक्षाएं तुम्हारे साहस, सच्चाई और दयालुता की परीक्षा लेंगी। अगर तुम सफल हुए तो नदियां तुम्हारे लिए अपनी शक्ति खोलेंगी, लेकिन अगर असफल हुए
तो तुम वापस नहीं जा पाओगे। पहली परीक्षा। साहस की नीलिमा ने उन्हें एक गहरी खाई के पास ले जाकर कहा, यह खाई तुम्हारे साहस की परीक्षा है, इसे पार करो, लेकिन ध्यान रखना, नीचे गिरने का मतलब है असफलता। आकाश ने चारों ओर देखा। उन्होंने पास के पेड़ों की शाखाओं और लताओं से एक अस्थायी पुल बनाने का विचार किया। दोनों ने मिलकर पुल बनाया और सावधानी से खाई को पार किया। दूसरी परीक्षा। सच्चाई की दूसरी परीक्षा में स्वर्णा ने उनसे पूछा, तुम इन नदियों का पानी क्यों चाहते हो? आयुष ने ईमानदारी से जवाब दिया, हम इसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव के भले के लिए चाहते हैं। हमारे गांव के लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। परियां उनकी सच्चाई से प्रभावित हुई। अदिति ने कहा, तुम्हारे इरादे नेक हैं, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। तीसरी परीक्षा। दया की अंतिम परीक्षा में परियों ने जादू से एक घायल खरगोश को उनके सामने प्रकट किया। खरगोश दर्द से कराह रहा था। कुसुम ने कहा, यह तुम्हारी दया की परीक्षा है, इसे ठीक करो। आकाश ने अपनी औषधियों का उपयोग किया और खरगोश को ठीक किया। आयुष ने उसे सहलाकर शांत किया। थोड़ी देर में खरगोश खुशी खुशी कूदने लगा। नदियों का वरदान परियां मुस्कुराईं और बोलीं, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम नेक और सच्चे दिल वाले हो। अब तुम नदियों का पानी ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। आयुष और आकाश ने नदियों से पानी भरा और परियों को धन्यवाद दिया। गांव की खुशहाली। गांव लौटकर उन्होंने नीला अमृत का पानी बीमारों को पिलाया। लोग चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। उन्होंने स्वर्ण धारा का पानी खेतों में छिड़का, जिससे जमीन उपजाऊ हो गई। गांव फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। आयुष और आकाश ने परियों और नदियों के रहस्य को कभी किसी और से साझा नहीं किया। वे जानते थे कि जादू का दुरुपयोग इसकी शक्ति को खत्म कर सकता है, और इस तरह दो दोस्तों की बहादुरी और नेक दिली ने उनके गांव को नया जीवन दिया। समाप्त। परियों का जादुई जूता। हरे भरे जंगल के बीच, जहां चमकीली तितलियां उड़ती थीं और मीठे जल की झरनाएं बहती थीं, वहां एक सुंदर परी प्रियंका, जिसे सभी प्यार से प्रिया बुलाते थे, रहा करती थी। प्रिया न सिर्फ अपनी सुंदरता बल्कि अपनी दयालुता और बुद्धिमानी के लिए भी मशहूर थी। प्रिया के पास एक अनमोल चीज थी, एक जादुई जूता। यह कोई साधारण जूता नहीं था, बल्कि इसमें अपार शक्तियां थीं। इसे पहनते ही प्रिया पलक झपकते ही कहीं भी जा सकती थी, हवा में उड़ सकती थी और जरूरतमंदों की सहायता कर सकती थी। यह जूता केवल उन्हीं के लिए काम करता था जिनका दिल सच्चा और नेक था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे जंगल को हैरानी में डाल दिया। प्रिया का जादुई जूता चोरी हो गया। जूते की रहस्यमयी चोरी। सुबह जब प्रिया जागी और अपना जूता पहनने लगी, तो उसने देखा कि उसका एक जूता गायब था। वह घबराकर अपने महल के हर कोने में उसे खोजने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अगर जूता गायब है, तो इसका मतलब कोई उसे चुरा कर ले गया है। प्रिया ने चिंतित होकर सोचा। उसने तुरंत अपने सभी दोस्तों को बुलाया, गिलहरी चिंकी, खरगोश गोलू, तोता मिट्ठू और उल्लू बुद्धू महाराज। हम सब मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे, तोता मिट्ठू बोला। पर हम शुरुआत कहां से करें? खरगोश गोलू ने पूछा। मैंने कल रात जंगल में किसी की परछाई देखी थी, वह बहुत तेज भाग रही थी, गिलहरी चिंकी ने कहा। हमें जंगल में जाकर सुराग खोजना होगा, बुद्धू महाराज ने सलाह दी। सुरागों की तलाश। सभी दोस्त जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने नदी किनारे अजीब पैरों के निशान देखे। ये लोमड़ी लूंची के पंजों के निशान लगते हैं, गोलू ने गौर से देखते हुए कहा। पर हमें पक्का करना होगा कि वही चोर है, चिंकी बोली। वे लोमड़ी लूंची के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसे सभी चौंक गए। लूंची के पास जूता तो था, लेकिन जैसे ही उसने उसे पहनने की कोशिश की, जूता चमकने लगा और लूंची हवा में उछलने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? लूंची चीखी। तुमने जूता चुराया, लेकिन यह केवल सच्चे दिल वालों के लिए है, प्रिया ने कहा। ठीक है, मैं इसे लौटा देती हूँ, लूंची ने घबरा कर कहा। चोरी का असली रहस्य। लेकिन तभी तोता मिट्ठू चिल्लाया, रुको,
कुछ गड़बड़ है। सभी ने देखा कि लुंची डरी हुई थी, लेकिन उसने जूता बिना किसी बहस के वापस कर दिया। लुंची, क्या तुमने सच में जूता चुराया था? प्रिया ने पूछा। लुंची सिर झुकाकर बोली, नहीं, मैंने यह जूता जंगल में पड़ा पाया था। तो असली चोर कौन है? गोलू ने पूछा। मैं जानता हूं, बुद्धू महाराज बोले। हमें झील के पास जाना होगा। असली चोर का पर्दाफाश। झील के पास पहुंचते ही सभी ने एक काले रंग की परछाई देखी। वह जंगल का एक दुष्ट जादूगर कालीनाथ था, जो जंगल पर राज करना चाहता था। तो तुमने जूता चुराया था? प्रिया ने गुस्से से कहा। हाँ, लेकिन जब मैंने इसे पहनने की कोशिश की तो यह मुझ पर काम नहीं किया, इसलिए मैंने इसे जंगल में फेंक दिया। कालीनाथ हंसा। तुम्हें इस जंगल से तुरंत जाना होगा, बुद्धू महाराज बोले। प्रिया ने अपने जादुई मंत्र से एक रोशनी का गोला बनाया और उसे कालीनाथ की ओर फेंका। जादूगर डरकर भाग गया और कसम खाई कि वह फिर कभी जंगल में वापस नहीं आएगा। खुशहाल अंत अब जूता वापस प्रिया के पास था। उसने लुंची को माफ कर दिया और कहा, तुमने भले ही चोरी न की हो, लेकिन सच छिपाना भी गलत था। लुंची ने अपनी गलती मानी और सबके साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने की कसम खाई। इसके बाद जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई और प्रिया ने अपने जादुई जूते की मदद से कई और लोगों की मदद की। समाप्त। परियों की अद्भुत कथा। धरती का निर्माण और मानव का आरंभ। बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर न इंसान था, न कोई जानवर और न ही कोई पेड़ पौधा। सब कुछ खाली था, लेकिन परियों का एक अलग लोक था, जहां जीवन था, खुशियां थीं और हर जगह जादू बिखरा हुआ था। इस लोक की सबसे बुद्धिमान परी थी आर्या, जो ज्ञान और सृष्टि की रहस्यमयी कहानियां जानती थी। एक दिन परी लोक में त्योहार मनाया जा रहा था। छोटे छोटे परी बच्चे आर्या के पास आए और बोले, परी माँ, आज हमें एक लंबी और अद्भुत कहानी सुनाइए। हमें बताइए कि यह धरती कैसे बनी, इंसान यहाँ कैसे आए और उन्होंने जीना कैसे सीखा। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें धरती की सबसे प्राचीन कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी केवल धरती की नहीं, बल्कि जीवन और सभ्यता की शुरुआत की है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम्हें प्रकृति का महत्व समझाएगी। सृष्टि का आरंभ। आर्या ने अपनी जादुई छड़ी उठाई। जैसे ही उसने उसे हवा में घुमाया, आसमान में एक विशाल चित्र उभर आया। उसने कहा, बहुत समय पहले केवल अंधेरा था, कहीं कुछ नहीं था। फिर एक दिन एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे हम महाविस्फोट, बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट से अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं बनी। इन्हीं में से एक था हमारा प्यारा सूरज, और उसके चारों ओर घूमने वाला यह नीला हरा ग्रह, जिसे हम धरती कहते हैं। आसमान में धरती का दृश्य दिखा, लेकिन वह तपता हुआ गोला थी। आर्या ने कहा, धरती की शुरुआत आग के गोले की तरह हुई। हर जगह लावा और धुआं था, लेकिन धीरे धीरे यह ठंडी होने लगी। समय बीता और यहाँ पहाड़, गहरी घाटियां, नदियां और समुद्र बने। धरती पर जीवन की शुरुआत। आर्या ने अगला चित्र दिखाया। उसने कहा, धरती पर सबसे पहले पानी के भीतर छोटे छोटे जीव बने। ये इतने छोटे थे कि इन्हें देखना भी मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे ये जीव बड़े होते गए। कुछ जमीन पर आए और फिर समय के साथ पेड़ पौधे और बड़े जानवर भी धरती पर बसने लगे। यह सब प्रकृति का अद्भुत चमत्कार था। इंसान का आगमन। अब आर्या ने एक और जादू किया। आसमान में एक चित्र उभरा, जिसमें जंगलों में घूमता हुआ एक इंसान दिखा। उसने कहा, फिर धरती पर सबसे अनोखी चीज हुई। इंसान आया, लेकिन वह शुरुआत में बहुत कमजोर था। उसके पास जानवरों की तरह तेज पंजे या दांत नहीं थे। वह ठंड से कांपता था और जंगल में जंगली जानवरों से डरकर छिपता था। आग का आविष्कार। आर्या ने चित्र को बदलते हुए दिखाया कि एक आदमी पत्थरों को रगड़ रहा है। उसने कहा, लेकिन इंसान के पास सोचने की ताकत थी। उसने देखा कि जब बिजली गिरती है तो आग बनती है। उसने कोशिश की और पत्थरों को रगड़कर आग बनाने का तरीका खोज लिया। यह इंसान का पहला बड़ा आविष्कार था। आग ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब वह ठंड से बच सकता था, जंगली जानवरों को दूर भगा सकता था और खाना पकाकर खा सकता था। पानी और नदियों की खोज। आर्या ने अब नदियों और झरनों का चित्र दिखाया। उसने कहा, इंसान ने देखा कि पानी उसके लिए कितना जरूरी है।
पहले वह नदियों और झरनों का सहारा लेता था। वह हर दिन पानी की तलाश में इधर उधर घूमता था। फिर उसने मिट्टी के बर्तन बनाए और उनमें पानी भरना सीखा। इससे उसकी जिंदगी और भी आसान हो गई। खेती और गांव का निर्माण आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर एक दिन इंसान ने देखा कि जब बीज जमीन पर गिरते हैं तो उनसे पौधे उगते हैं। उसने खेती करना सीखा। अब उसे हर दिन शिकार के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ता था। उसने खेतों में अनाज उगाना और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। आर्या ने एक गांव का चित्र बनाया जिसमें लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। उसने कहा, धीरे धीरे इंसानों ने गांव बसाए। उन्होंने मिट्टी के घर बनाए। अब वे अकेले नहीं रहते थे। वे एक दूसरे के साथ रहकर चीजें सीखते और सिखाते थे। सभ्यता का विकास, आर्या ने कहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसान और भी चीजें सीखता गया। उसने पहिए का आविष्कार किया। उसने भाषा बनाई ताकि एक दूसरे से बात कर सके। उसने व्यापार करना सीखा और फिर उसने बड़े बड़े शहर बनाए। उसने मंदिर, किले और महल बनाए। आज जो दुनिया हम देखते हैं वह इंसान की मेहनत का नतीजा है। परियों का योगदान। अब आर्या ने बच्चों को एक रहस्य बताया। उसने कहा, लेकिन बच्चों, इंसानों को यह सब कुछ अकेले नहीं मिला। परियां हमेशा उनकी मदद करती थीं। जब वे जंगल में रास्ता भूल जाते थे तो हमने उन्हें रास्ता दिखाया। जब उन्हें आग जलानी नहीं आती थी तो हमने उन्हें सिखाया। जब वे डरते थे तो हमने उन्हें हिम्मत दी। परियों ने हर कदम पर इंसानों का साथ दिया। धरती की रक्षा का संदेश। आर्या ने अब गंभीर आवाज में कहा, लेकिन बच्चों, इंसान ने धरती से बहुत कुछ लिया। अब यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह धरती को सुरक्षित रखे। अगर हम पेड़ों को काटेंगे, पानी को गंदा करेंगे और जानवरों को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारी धरती बीमार हो जाएगी। हमें धरती की रक्षा करनी होगी। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और हमेशा प्रकृति का सम्मान करो। कहानी का अंत। बच्चे यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा धरती की रक्षा करेंगे। उन्होंने परियों का धन्यवाद किया और खेलते हुए जंगल में चले गए। आर्या ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने सोचा, जब तक इंसान और प्रकृति एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तब तक यह धरती हमेशा सुंदर बनी रहेगी। जादुई सब्जी का रहस्य। एक अद्भुत प्रेरणादायक कथा। गांव सुनहरीपुर अपनी हरियाली, उपजाऊ जमीन और खुशहाल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के किसान बड़े परिश्रमी थे, लेकिन उनमें सबसे अनोखे थे वह दादू रामलाल। उनकी उम्र 60 के पार थी, मगर उनका जोश और मेहनत किसी नौजवान से कम नहीं थे। उनकी देखरेख में सब्जियां इतनी ताजी और स्वादिष्ट होती थीं कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आते थे। उनके खेत में उगने वाली सब्जियों में एक अलग ही चमक और सुगंध थी। लेकिन गांव के लोग एक रहस्य को लेकर हैरान थे। रामलाल की सब्जियां बाकी किसानों की फसलों से अलग क्यों थीं? वे इतनी मीठी, पौष्टिक और चमकदार कैसे थीं? गांव वाले अक्सर रामलाल से इस बारे में पूछते, लेकिन वह हमेशा हंसकर टाल देते। कोई कहता कि उनके पास कोई गुप्त खादर है, तो कोई कहता कि यह उनके आप सीने की मेहनत हाथ का नतीजा है। पर सच तो कुछ और ही था। रहस्यमयी बीज। कई साल पहले की बात है। एक रात जब रामलाल अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्हें जमीन में कुछ चमकती हुई चीजें दिखीं। वह पास गए और देखा कि मिट्टी में छोटे छोटे सुनहरे बीजवन दबे हुए थे। ये देखकर उनके मन में कई सवाल उठे। ये बीज कहाँ से आए? क्या ये आम बीजों से अलग हैं? पर किसी जिज्ञासु किसान वन की तरह उन्होंने ज्यादा सोचे बिना उन बीजों को अपनी जमीन में बो दिया। अगली सुबह उन्होंने देखा कि जहां उन्होंने बीज बोए थे, वहां की मिट्टी नरम और चमकदार हो गई थी। उन्होंने नियमित रूप से उन पौधों की देखभाल की। कुछ ही दिनों में वहां से हरी भरी सब्जियां उगने लगीं। लेकिन ये साधारण सब्जियां नहीं थीं। जब गांव वालों ने इन्हें छका तो वे आश्चर्य में पड़ गए। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। अब गांव में रामलाल की ख्याति और बढ़ गई। दूर दूर से लोग उनके खेत की सब्जियां लेने आने लगे। कुछ व्यापारी तो उन्हें ऊंचे दामों में खरीदने को तैयार थे, लेकिन रामलाल लालच से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। गांव में रहने वाला हीरालाल शिव नाम का एक धूर्त व्यापारी रामलाल की प्रसिद्धि से जलता था।
वह चाहता था कि पूरे गांव में सिर्फ वही अमीर बने और बाकी लोग गरीब ही रहें। उसने सोचा, अगर मुझे इन जादुई सब्जियों के बीज मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊंगा। एक रात हीरालाल चोरी छिपे रामलाल के खेत में घुसा और कुछ बीज चुराकर अपने खेत में बो दिए। उसने सोचा कि जल्द ही उसके खेत में भी वही चमकदार सब्जियां उगेंगी, लेकिन जैसे ही उसने उन पर पानी डाला, अजीब घटनाएं होने लगीं। बीज काले पड़ गए, मिट्टी सूख गई और खेत में एक भी फसल नहीं उगी। हीरालाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसे समझ में आया कि ये कोई आम बीज नहीं थे, बल्कि कुछ विशेष थे जो सिर्फ अच्छे इंसान के हाथों में ही फलते फूलते थे। कुछ महीनों बाद गांव में एक भयंकर समस्या आ गई। गांव के कुएं का पानी सूखने लगा था और सभी फसलें धीरे धीरे मुरझाने लगी थीं। बिना पानी के गांव में अकाल पड़ने की संभावना बढ़ गई। गांव के मुखिया ने सभी को बुलाकर कहा, अगर कुएं में फिर से पानी नहीं आया तो हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। गांव वालों की परेशानी देखकर रामलाल को अपनी सब्जियों के जादुई गुणों की याद आई। उन्होंने सोचा, अगर ये बीज खेत में चमत्कार कर सकते हैं तो शायद ये पानी की समस्या भी हल कर सकें। रामलाल अपनी झोली से वो अजैक मुट्ठी जादुई बीजस निकालकर गांव के सूखे कुएं में डाल दिए। कुछ ही देर में कुएं से पानी फाट निकलने लगा, इतना साफ और मीठा कि सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। अब गांव वालों को समझ में आ गया कि असली जादू किसी बीज में नहीं, बल्कि नेक नियत, मेहनत और ईमानदारी में होता है। हीरालाल ने यह सब देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामलाल के पास जाकर कहा, रामलाल काका, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच किया और आपके बीज चुराने की कोशिश की, लेकिन मेरे खेत में कुछ भी नहीं उगा। रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, जादू सिर्फ इन बीजों में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में होता है। जो इंसान सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से काम करता है उसकी फसल हमेशा अच्छी होती है, लेकिन जो लालच करता है उसे कभी सफलता नहीं मिलती। हीरालाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि अब वह भी ईमानदारी से मेहनत करेगा। अब गांव में सब कुछ पहले से भी अच्छा हो गया। कुएं में पानी था, फसलें लहलहा रही थीं और गांव वाले आपस में प्रेम और सहयोग से रहने लगे। रामलाल ने अपने खेत के बीज गांव के दूसरे किसानों में भी बांट दिए। धीरे धीरे पूरे गांव के खेतों में वैसी ही पौष्टिक और चमकदार सब्जियां उगने लगीं। अब गांव में कोई भूखा नहीं था, कोई गरीब नहीं था और सबसे बड़ी बात, कोई लालची नहीं था। सबने यह सीख लिया कि असली सफलता मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से ही मिलती है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लालच करने से सिर्फ नुकसान होता है, सफलता नहीं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। असली जादू किसी बीज में नहीं बल्कि नेक इरादों और सच्चे दिल में छिपा होता है। गांव के लोग अब जानते थे कि जादू सिर्फ खेत में नहीं बल्कि इंसान के कर्मों में होता है। समाप्त। कहानी का शीर्षक, पंखों वाली दोस्ती। एक घने जंगल के किनारे सूरज की पहली किरणों के साथ एक छोटी सी लड़की खुशी अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। खुशी बेहद चुलबुली थी और हर चीज में जादू ढूंढने का शौक रखती थी। एक दिन जब वह अपने बगीचे में गुलाब के झाड़ के पास खेल रही थी, अचानक उसे सुनाई दिया, ओए, ध्यान से। खुशी ने झट से झाड़ की ओर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक नन्ही सी परी जिसकी पंखों पर चमचमाते सितारे थे, गुलाब के फूल से उलझ गई थी। खुशी ने जल्दी से अपनी नन्ही उंगलियों से उसे छुड़ाया। परी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, मैं गुलपरी हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। खुशी हैरान थी। उसने पूछा, तुम इतनी छोटी क्यों हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुलपरी ने बताया कि वह अपनी परी दुनिया से भटक कर यहाँ आ गई थी। यहाँ के इंसानों ने मेरी मदद करने की बजाय मुझे डराया, लेकिन तुम अलग हो। खुशी ने कहा, तुम्हें अपनी दुनिया वापस जाना चाहिए, यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। गुलपरी ने सिर झुकाया और कहा, मुझे रास्ता नहीं पता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। खुशी ने सहमति में सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों तक खुशी और गुलपरी ने
जंगल के कोने कोने में परी दुनिया का रास्ता ढूंढा। इस दौरान उनकी दोस्ती गहरी होती गई। आखिरकार एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गुलपरी ने चमकता हुआ दरवाजा देखा। वह खुशी से उछल पड़ी। उसने खुशी से कहा, यह रहा मेरा घर। तुम्हारे बिना मैं इसे कभी नहीं ढूंढ पाती। जाने से पहले गुलपरी ने खुशी को एक चमकीला पत्थर दिया और कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो इसे पकड़कर पुकारना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का जादू कभी नहीं टूटता, चाहे हम कहीं भी हों। गुलपरी अपनी दुनिया में चली गई, लेकिन खुशी जानती थी कि वह हमेशा उसके दिल में और उस जादुई पत्थर में मौजूद रहेगी। संदेश: सच्ची दोस्ती हर मुश्किल का हल निकाल सकती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। कहानी का शीर्षक परिलोक की जादुई मछली। घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था सपनों का गांव। इस गांव के पास ही एक झील थी, जिसे लोग चमकती झील कहते थे। कहा जाता था कि इस झील में परिलोक की एक जादुई मछली रहती है। वह मछली केवल उन लोगों को दिखाई देती थी जिनके दिल सच्चे और इरादे नेक होते थे। एक दिन गांव की चुलबुली लड़की खुशी झील के किनारे बैठी थी। उसकी माँ बीमार थी और गांव में कोई दवा उपलब्ध नहीं थी। खुशी उदास होकर झील के पानी में झांकने लगी और बुदबुदाई, काश कोई चमत्कार हो जाए। तभी झील के पानी में हलचल हुई। पानी से एक चमचमाती सुनहरी मछली प्रकट हुई। खुशी चौंक गई और उसकी आंखें चमक उठीं। मछली ने मीठी आवाज में कहा, मैं परिलोक की जादुई मछली हूँ। तुम्हारा दिल सच्चा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? खुशी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या आप उनकी मदद कर सकती हैं? मछली मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी भक्ति और प्यार ने मुझे प्रभावित किया है। झील के पास वाली गुफा में जाओ, वहाँ एक नीले फूल की बेल मिलेगी। उस फूल का रस तुम्हारी माँ को ठीक कर देगा। खुशी ने मछली का धन्यवाद किया और गुफा की ओर दौड़ पड़ी। वहाँ उसे वही नीले फूल की बेल मिली जैसा मछली ने बताया था। उसने फूल का रस निकाला और उसे लेकर गांव लौटी। उसकी माँ ठीक हो गई। गांव वालों ने जब यह कहानी सुनी तो खुशी की सच्चाई और जादुई मछली की कहानी चारों ओर फैल गई। लोग झील के पास जाने लगे, लेकिन मछली केवल सच्चे दिल वालों को ही दिखती थी। खुशी ने मछली का संदेश सबको सुनाया, अगर आप दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे तो परिलोक आपके जीवन में भी जादू जरूर लाएगा। इस तरह खुशी की सच्चाई और मछली का जादू सभी के लिए प्रेरणा बन गया। परी और गणतंत्र दिवस का चमत्कार। स्थान: एक जादुई जंगल जहां परियां रहती हैं। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत सुबह से। सुनाई देती है पक्षियों की चहचहाहट और मध्यम हवा की सरसराहट। एक बार की बात है, एक जादुई जंगल में सत्य संध्या नाम की एक परी रहती थी। वह हमेशा सच और न्याय के लिए खड़ी होती थी। उसका सबसे प्यारा त्योहार था गणतंत्र दिवस। वह इस दिन को जादुई जंगल में बड़े धूमधाम से मनाती थी, ताकि सभी परियों को याद रहे कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। सत्य संध्या मंच पर आती है, उसके साथ चमकती हुई रोशनी। वह एक जादुई झील के किनारे खड़ी है। सत्य संध्या हंसते हुए, अरे ये 26 जनवरी आ गई। इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगी कि हर प्राणी को समझ आए कि सच्चाई और समानता से बड़ा कुछ नहीं। तभी एक छोटा बच्चा आदित्य दौड़ता हुआ मंच पर आता है। वह रो रहा है। आदित्य हांफते हुए, परी मां, मेरी मदद करो। हमारे गांव में अमीर लोग गरीब बच्चों को झंडा फहराने नहीं दे रहे। वे कह रहे हैं कि यह उनका अधिकार है। सत्य संध्या गंभीर होकर, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है बेटा। गणतंत्र दिवस का मतलब ही है सबके अधिकार। चलो जादुई पेड़ विक्रम से बात करते हैं। सत्य संध्या और आदित्य जादुई पेड़ विक्रम के पास जाते हैं। पेड़ की पत्तियां चमकने लगती हैं। विक्रम गहरी आवाज में, सत्य संध्या, यदि किसी ने अन्याय किया है तो उसे सिखाना होगा कि गणतंत्र दिवस पर सभी बराबर होते हैं। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी परी शक्तियों का त्याग करना होगा। सत्य संध्या दृढ़ता से, मैं तैयार हूं। सच्चाई के लिए अगर परी शक्तियां भी छोड़नी पड़े तो यह सौदा सस्ता है। पेड़ अपनी शाखाओं से एक प्रकाश बिंदु भेजता है।
सत्य संध्या की शक्तियां गायब हो जाती हैं, लेकिन उसे एक झंडा मिलता है जो जादुई है। विक्रम, यह झंडा लेकर गांव जाओ। जब इसे सभी लोग एक साथ छुएंगे तभी इसका जादू काम करेगा। सत्य संध्या और आदित्य गांव पहुंचते हैं। मंच पर अब गांव वाले नजर आते हैं। अमीर और गरीब लोग आपस में बहस कर रहे हैं। अमीर व्यक्ति, यह झंडा हमारा है, गरीब बच्चों को इसे फहराने का कोई अधिकार नहीं। सत्य संध्या मुस्कुराते हुए, यह झंडा किसी का नहीं, यह झंडा सभी का है। इसे सिर्फ वही लोग फहरा सकते हैं जो सच्चे दिल से एकता में विश्वास करते हैं। गांव वाले उलझन में हैं, लेकिन सब झंडे को छूने के लिए आगे आते हैं। जैसे ही सभी लोग झंडे को छूते हैं, एक तेज रोशनी फैलती है और गांव में प्यार और समानता का जादू छा जाता है। सत्य संध्या, देखा, गणतंत्र दिवस का असली अर्थ यही है। यह दिन हमें सिखाता है कि न कोई बड़ा है न कोई छोटा, सभी एक समान हैं। गांव वाले खुशी खुशी झंडा फहराते हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। आदित्य दौड़कर सत्य संध्या के गले लग जाता है। आदित्य, परिमां, आपने सिखाया कि असली जादू तो सच्चाई और समानता में है। धन्यवाद। सत्य संध्या मुस्कुराकर, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। गणतंत्र दिवस केवल झंडा फहराने का दिन नहीं, बल्कि यह याद दिलाने का दिन है कि हर व्यक्ति समान अधिकार रखता है। अगर हम सच्चाई और समानता में विश्वास करें तो यही असली देशभक्ति है। नाम, परी और गणतंत्र दिवस का चमत्कार। कहानी का नाम, सुनहरी परियों की सीख। बहुत समय पहले एक सुनहरी जंगल था जिसे वनस्पनों का जंगल माउस कहते थे। उस जंगल में 5 अद्भुत परियां रहती थीं। इन परियों के पास जादुई शक्तियां थीं, लेकिन वे सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करती थीं। एक दिन परियां आपस में बात कर रही थीं। पहली परी, जिसे विश्वास की परी मत कहते थे, बोली, लोगों को सपने देखने आते हैं, लेकिन वे खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। हमें उन्हें सिखाना होगा कि बिना विश्वास के कोई भी सपना पूरा नहीं होता। दूसरी परी, डियो मेहनत की परी, ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। लोग चाहते हैं कि उनके सपने खुद ब खुद पूरे हो जाएं, लेकिन बिना मेहनत कुछ संभव नहीं। तीसरी परी, कोशा मदद की परी, मुस्कुराकर बोली, अगर लोग दूसरों की मदद करना सीख लें तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। मुझे लगता है कि उन्हें यह सीख देना हमारी जिम्मेदारी है। चौथी परी, साहस की परी, गंभीर स्वर में बोली, और साहस, चुनौतियों से डरकर भागने वाले कभी सफल नहीं हो सकते। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि हर मुश्किल का डटकर सामना करें। आखिर में 5वीं परी, धैर्य की परी, ने अपनी चमचमाती छड़ी उठाई और कहा, सपने समय लेते हैं। अगर लोग धैर्य नहीं रखेंगे तो वे अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। 5 परियां एक साथ सहमत हुईं। वे जंगल के पास बसे एक छोटे गांव में गईं। वहां उन्होंने जादू से एक चमचमाता संदेश लिखा, विश्वास करो, मेहनत करो, दूसरों की मदद करो, साहसी बनो, धैर्य रखो। गांव वाले हर दिन उस संदेश को पढ़ते और अपनी जिंदगी में उतारते। धीरे धीरे वह गांव सबसे खुशहाल और सफल गांव बन गया। सीख, जीवन में सफलता के लिए विश्वास, मेहनत, मदद, साहस और धैर्य की जरूरत होती है। शीर्षक, 5 सुनहरी परियों का रहस्य। बहुत समय पहले स्वर्णलोक नाम की एक जादुई जगह थी जहां 5 सुनहरी परियां रहती थीं। ये परियां अपनी चमचमाती सुनहरी पंखों और अद्भुत शक्तियों के लिए जानी जाती थीं। हर परी का एक अनमोल गुण था जिसे उन्होंने अपने लोक को खुशहाल बनाने के लिए समर्पित किया था। पहली परी का नाम स्नेहा था। वह प्रेम और करुणा की परी थी। उसका काम था स्वर्णलोक के हर प्राणी के दिल में प्यार और समझदारी भरना। जहां भी वह जाती वहां लोग एक दूसरे की मदद करने लगते। दूसरी परी का नाम दयानौप था। वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करती थी। उसके पास एक जादुई कटोरा था जो कभी खाली नहीं होता। इस कटोरे से भूखों को भोजन और प्यासों को पानी दिया। तीसरी परी का नाम
अशांति चीवान था। वह स्वर्ण लोक में शांति और सद्भाव बनाए रखती थी। जब भी किसी के बीच झगड़ा होता, वह अपनी जादुई धुन बजाती और सबके दिल सुकून से भर जाते। चौथी परी का नाम जाशाशीस अंजागाह था। वह अंधकार में रोशनी की किरण लेकर आती थी। जब भी स्वर्ण लोक के लोग हिम्मत हारने लगते, वह अपने जादुई सितारे से उनकी राह रोशन कर देती। पांचवी परी का नाम सत्य सड्रास था। वह न्याय और सच की प्रतीक थी। उसका काम था हर गलत काम को रोकना और स्वर्ण लोक को सच्चाई का पाठ पढ़ाना। एक दिन स्वर्ण लोक पर एक भयंकर संकट आ गया। एक दुष्ट दानव ने उनके स्वर्ण पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिससे लोक का जादू कमजोर होने लगा। पांचों परियों ने मिलकर एक योजना बनाई। स्नेहा ने दानव को प्यार और समझ से शांत किया। दया ने उसे भोजन और पानी देकर उसकी लालच कम की। शांति ने उसे उसकी गलती का एहसास कराया। आशा ने उसे दिखाया कि वह अपनी ताकत अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकता है, और सत्य ने उसे वादा दिलवाया कि वह दोबारा कोई नुकसान नहीं करेगा। दानव ने माफी मांगी और स्वर्ण लोक को फिर से समृद्ध बनाने में मदद की। पांचों परियों की एकता और गुणों ने स्वर्ण लोक को पहले से भी सुंदर बना दिया। नैतिक शिक्षा। सच्चा सुख प्रेम, दया, शांति, आशा और सत्य के मार्ग पर चलने से मिलता है। जब ये गुण साथ हों, तो हर कठिनाई को हराया जा सकता है। दो परियों की जादुई नदी। घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी नदी बहती थी। इस नदी का नाम था चमत्कारी धारा। यह नदी आम नदियों जैसी नहीं थी। कहते थे कि अगर कोई सच्चे दिल से इच्छा मांगे तो नदी उसे पूरा कर देती थी। लेकिन उसके आसपास एक शर्त भी थी। यह नदी सिर्फ उन्हीं को वरदान देती थी जो दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन दो परियां उस नदी के बारे में सुनकर वहां पहुंची। चमेली की आंखों में चमक थी। वह सोच रही थी, अगर मुझे इस नदी से वरदान मिल जाए तो मैं अपनी शक्तियों को और बढ़ा लूंगी और सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी। वहीं गुलाब के चेहरे पर शांति और दया का भाव था। वह सोच रही थी, अगर इस नदी से मेरी प्रार्थना सुनी गई तो मैं जंगल के सभी जीव जंतुओं की मदद कर सकती हूँ। दोनों परियां नदी के किनारे पहुंची। पानी इतना साफ था कि नदी के तल में पड़ी हर एक कंकड़ साफ दिख रही थी। लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों को एक जादुई आवाज सुनाई दी। यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। आवाज गूंजी, लेकिन याद रखना, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे दिल की सच्चाई को प्रकट करेंगी। सोच समझकर प्रार्थना करना। चमेली झटपट आगे बढ़ी। उसने आंखें बंद की और अपने मन की बात कहनी शुरू की। हे जादुई नदी, मुझे इतनी शक्तियां दो कि मैं पूरे जंगल की सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊं। मैं चाहती हूँ कि मेरी चमक इतनी तेज हो कि कोई मेरे सामने टिक न सके। नदी कुछ देर शांत रही। फिर उसने चमेली से पूछा, क्या तुम्हारी यह इच्छा दूसरों की भलाई के लिए है? चमेली झिझकी। उसे लगा उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाएगा। उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ हाँ, अगर मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। नदी ने कोई जवाब नहीं दिया। पानी अचानक ठंडा और गहरा हो गया। चमेली परेशान होकर किनारे लौट आई। अब गुलाब की बारी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने नदी को ध्यान से देखा और बोली, हे जादुई नदी, मेरे जंगल के सभी जीव जंतु सुखी और सुरक्षित रहें। अगर मेरे पास इतनी शक्ति हो कि मैं उनकी समस्याओं को हल कर सकूं, तो मुझे वह शक्ति प्रदान करे। नदी की लहरें हल्की सी चमकी। उसकी आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी इच्छा दूसरों की भलाई के लिए है। यह सच्चाई और निस्वार्थता से भरी है। तुम्हें वह शक्ति मिलेगी, लेकिन इसे सहेज कर रखना और दूसरों की मदद करना न भूलना। गुलाब ने सिर झुकाकर नदी का धन्यवाद दिया। अचानक उसकी परियों वाली छड़ी में एक नई रोशनी भर गई। वह जान गई कि उसकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। चमेली यह सब देख रही थी। वह गुस्से और ईर्ष्या से तमतमा उठी। उसने गुलाब से कहा, तुमने ऐसा क्या खास मांगा जो नदी ने तुम्हें वरदान दे दिया और मुझे नहीं? गुलाब मुस्कुराई और बोली, चमेली, इस नदी का जादू सिर्फ उन्हीं के लिए है जो दूसरों के लिए सोचते हैं। अगर तुम अपनी शक्ति दूसरों की भलाई के लिए मांगती तो नदी तुम्हें भी आशीर्वाद देती।
चमेली ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने गुलाब से वादा किया कि वह अब हमेशा दूसरों की मदद के बारे में सोचेगी। गुलाब ने उसे गले लगा लिया और कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। आओ हम मिलकर इस जंगल को एक बेहतर जगह बनाते हैं। इस तरह दोनों परियां जादुई नदी की सीख से प्रेरित होकर दूसरों की भलाई के लिए काम करने लगीं। चमत्कारी धारा अपनी जगह बहती रही, हर उस दिल की प्रार्थना सुनने के लिए जो सच्चा और निस्वार्थ हो। कहानी का नाम परियों का खोया खजाना। बहुत समय पहले बादलों के ऊपर एक जादुई परिलोक था। वहां हर चीज चमचमाती और खूबसूरत थी। परिलोक की रानी आउन परी झारा पूरे लोक की सबसे बुद्धिमान और दयालु परी थी। लेकिन एक दिन परिलोक का अनमोल खजाना, जो उनके जादुई शक्तियों का स्रोत था, अचानक गायब हो गया। परी रानी ने तुरंत अपनी सबसे बहादुर और तेज परी नायरा इनको बुलाया। नायरा, उन्होंने कहा, यह खजाना हमारा दिल है। इसके बिना हमारी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तुम्हें इसे ढूंढकर वापस लाना होगा। नायरा ने सिर झुकाकर कहा, रानी माँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। परी नायरा ने अपने पंख फड़फड़ाए और खजाने की खोज में निकल पड़ी। उसने अपने जादुई आईने से पूछा, ओ आईने, ओ मेरे साथी, बताओ खजाना कहाँ छिपा है? आईना चमका और बोला, खजाना एक गहरे काले जंगल में है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। रास्ते में कई परीक्षाएं होंगी। नायरा ने साहस जुटाया और काले जंगल में प्रवेश किया। सबसे पहले उसने एक विशाल नदी पार की जिसमें भंवर घूम रहे थे। नायरा ने अपनी जादुई शक्तियों से पानी को शांत किया और सुरक्षित किनारे पर पहुंच गई। फिर वह एक पहेली देने वाले अजगर से मिली। अजगर ने कहा, यदि तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दोगी तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा, अन्यथा तुम्हें यहीं रुकना होगा। अजगर ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी की है, लेकिन अगर तुम उसका इस्तेमाल करो तो वह कम हो जाती है? नायरा ने कुछ पल सोचा और मुस्कुराई। उत्तर है धैर्य। अजगर ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर, तुम जा सकती हो। आखिरकार नायरा जंगल के सबसे गहरे कोने में पहुंची जहां खजाना छिपा हुआ था। वहां एक जादुई द्वार था जिस पर लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो दूसरों के लिए निस्वार्थ हो। नायरा ने अपने दिल की गहराइयों से कहा, यह खजाना सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे परिलोक के लिए है। जैसे ही उसने यह कहा, द्वार खुल गया। नायरा ने खजाना उठाया और खुशी खुशी परिलोक वापस आ गई। खजाने के लौटते ही परिलोक फिर से चमकने लगा। परी रानी ने नायरा को गले लगाया और कहा, तुमने दिखा दिया कि सच्ची शक्ति साहस और निस्वार्थता में है। संदेश, सच्चा साहस वही है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। कहानी का नाम 7 रंगों की परियां। एक बार की बात है, 7 रंगों की परियां रहती थीं। ये परियां इंद्रधनुष के हर रंग का प्रतिनिधित्व करती थीं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और गुलाबी। हर परिया का एक विशेष गुण था जो उस रंग से जुड़ा हुआ था। लाल परिया साहस की देवी थी। नारंगी परिया खुशी का प्रतीक थी। पीली परिया आशा लाती थी। हरी परिया शांति का संदेश देती थी। नीली परिया ज्ञान का प्रकाश फैलाती थी। जामुनी परिया रचनात्मकता से संसार को सजाती थी। गुलाबी परिया प्रेम की मूरत थी। एक दिन जंगल के पास रहने वाले गांव में दुख का साया छा गया। वहां की नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों के दिलों में निराशा भर गई। गांव का एक छोटा लड़का आरव, जो हमेशा अपनी दादी से परियों की कहानियां सुनता था, मदद की उम्मीद में जंगल की ओर निकल पड़ा। जब आरव ने परियों से प्रार्थना की तो परियां उसके सच्चे मन को देखकर प्रकट हुईं। उन्होंने पूछा, आरव, तुम क्या चाहते हो? आरव ने विनम्रता से कहा, हमारे गांव में कोई खुशी नहीं बची, कृपया हमारी मदद करें। परियां मुस्कुराईं, लेकिन उन्होंने आरव से कहा, हम तभी मदद करेंगी जब तुम साबित कर सको कि गांव वाले एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं। आरव ने हिम्मत जुटाई और गांव लौट आया। उसने लोगों को एकजुट किया और सभी से कहा कि परियां तभी आएंगी जब वे सब मिलकर कोशिश करेंगे। धीरे धीरे गांव वालों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू की।
किसी ने पानी की नहर खोदी, किसी ने बीज बांटे। जब परियों ने यह देखा तो उन्होंने अपनी शक्तियों से गांव पर इंद्रधनुष बिखेर दिया। लाल रंग ने साहस दिया, नारंगी ने खुशी लौटाई और बाकी रंगों ने अपने अपने गुणों से गांव को समृद्ध कर दिया। गांव फिर से खुशहाल हो गया। आरव ने परियों का धन्यवाद किया। परियां मुस्कुराईं और बोलीं, हम वही जगह पर लौटते हैं जहां प्रेम और एकता होती है। संदेश: जब लोग एकजुट होकर प्रयास करते हैं तो हर समस्या का हल संभव है। दो परियों की सीख। एक समय की बात है, बादलों के ऊपर स्वर्गलोक में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था वर्षा परी और छोटी बहन का नाम था धूप परी। दोनों अपनी अपनी शक्तियों से धरती की सेवा करती थीं। वर्षा परी बारिश लाती और धरती को हरियाली से भर देती, जबकि धूप परी सूर्य की किरणों को धरती पर भेजती, जिससे जीवन संभव हो सके। हालांकि दोनों बहनों में अक्सर इस बात पर तकरार हो जाती कि कौन ज्यादा जरूरी है। एक दिन वर्षा परी ने कहा, मैं धरती को पानी देकर जीवन देती हूँ। अगर मैं न बरसूं तो पेड़ पौधे, इंसान और जानवर सब प्यासे मर जाएंगे। धूप परी ने तुनक कर जवाब दिया, और अगर मेरी रोशनी न हो तो तुम्हारे पानी से सड़ांध फैल जाएगी, धरती ठंडी और बंजर हो जाएगी। मेरी गर्मी ही जीवन को संजीवनी देती है। दोनों ने अपने अपने पक्ष को साबित करने के लिए धरती पर अपनी शक्तियों का उपयोग बंद करने का फैसला किया। पहले वर्षा परी ने बरसना बंद कर दिया। आसमान साफ हो गया, पर धरती पर हरियाली धीरे धीरे सूखने लगी। नदियां सिकुड़ने लगीं और लोग प्यासे मरने लगे। धूप परी ने सोचा, अब सबको समझ आएगा कि सिर्फ मैं ही जरूरी हूं। फिर धूप परी ने अपनी किरणें धरती तक पहुंचाना बंद कर दिया। आसमान धुंधला हो गया। ठंड और अंधकार ने पूरी धरती को ढक लिया। इंसान ठिठुरने लगे और पौधे पूरी तरह सूख गए। अब वर्षा परी ने महसूस किया कि उसकी बारिश भी धूप के बिना बेअसर है। दोनों परियों ने अपनी गलती समझी। वे धरती पर गईं और एक वृद्ध किसान से मिली। किसान ने कहा, बेटियों, जीवन में हर चीज का अपना महत्व है। खेत में पानी, धूप और खाद तीनों का संतुलन बनाए रखते हैं। वैसे ही तुम दोनों को भी मिलकर काम करना होगा। उस दिन के बाद से वर्षा परी और धूप परी ने आपस में तालमेल बिठाकर काम करने का वादा किया। उनकी एकता से धरती फिर से हरी भरी हो गई। शिक्षा: हर चीज का जीवन में अपना महत्व है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। कहानी का नाम, जलपरी का रहस्य। हरतालिका, हीना, जलपरी, नीलांजना। एक शांत झील का किनारा। हरतालिका और हीना गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आई थीं। हर दिन वे झील के पास बैठकर कहानियां सुनाया करती थीं। एक दिन हीना ने उत्साह से कहा, हरतालिका, दादी कहती हैं कि इस झील में जलपरियां रहती हैं। क्या यह सच हो सकता है? हरतालिका हंसते हुए बोली, अगर यह सच है तो चलो पता लगाते हैं। दोनों ने झील के किनारे बैठकर गाना गाना शुरू किया। गाने की मधुर आवाज झील के पानी पर गूंजने लगी। अचानक झील में लहरें तेज होने लगीं और एक खूबसूरत जलपरी पानी से बाहर आई। उसकी लंबी नीली पूंछ सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। हीना ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? जलपरी मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम नीलांजना है। मैं इस झील की रक्षक हूं। तुमने अपनी सच्ची जिज्ञासा और मधुर आवाज से मुझे बुलाया है। हरतालिका ने उत्सुकता से पूछा, हम जलपरियों के बारे में जानना चाहते हैं। क्या तुम हमें अपने बारे में कुछ बता सकती हो? नीलांजना ने कहा, हम जलपरियां प्रकृति की रक्षा करती हैं, लेकिन इंसानों ने पानी को इतना गंदा कर दिया है कि हमारी दुनिया खतरे में है। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपने संसार की झलक दिखाऊंगी। दोनों ने तुरंत सहमति दी। अगले कुछ दिनों तक हरतालिका और हीना ने गांव के लोगों को पानी साफ रखने और झील की देखभाल के लिए प्रेरित किया। एक दिन नीलांजना फिर प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हारे प्रयासों से झील साफ हो गई है। अब मैं तुम्हें अपना संसार दिखाऊंगी। जलपरी ने अपने जादुई हार से एक बुलबुला बनाया और दोनों को उसमें ले गई। उन्होंने जलपरी की दुनिया देखी। रंग बिरंगी मछलियां,
झिलमिलाते मोती और चमचमाते कोरल। हीना ने कहा, यह दुनिया कितनी सुंदर है। नीलांजना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारे प्रयास का नतीजा है। हमेशा याद रखना, प्रकृति हमारी जिम्मेदारी है। हरतालिका और हीना ने उस दिन से ठान लिया कि वे प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा काम करेंगी। अंतिम संवाद, जीवन का संदेश। अगर हम प्रकृति से प्यार करेंगे तो वह हमें अपनी अद्भुत कहानियां सुनाएगी। कहानी का नाम, जादुई अमृत और परी का वरदान। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें जंगल के हर पेड़ पौधे पर चमक बिखेर रही थीं। एक छोटे से गांव में जहां खुशबू भरी हवा हर समय बहती थी, वहीं एक नटखट और दयालु लड़की रहती थी जिसका नाम मुस्कान चटर्जी था। मुस्कान अपने गांव में सबकी मदद करने के लिए जानी जाती थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं का पानी खत्म हो गया और हर कोई परेशान था। मुस्कान ने ठान लिया कि वह इस समस्या का हल ढूंढेगी। वह जंगल की गहराइयों में निकल पड़ी, जहां एक जादुई झीलबेन होने की कहानियां सुनी जाती थीं। घने जंगल में चलते चलते मुस्कान थक गई और एक पुराने पेड़ के नीचे आराम करने बैठी। तभी अचानक से आसमान से एक रोशनी चमकी और एक सुंदर परी उसके सामने प्रकट हुई। परी ने मुस्कान से कहा, मैंने तुम्हारे साहस और दया को देखा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक चमचमाता भैंस जादुई अमृतहास का बर्तन प्रकट हुआ। उसने मुस्कान को बताया, यह अमृत तुम्हारे गांव के लिए है, लेकिन याद रखना, इसका सही उपयोग केवल वही कर सकता है जिसके दिल में सबके लिए सच्ची दया हो। इसे ले जाओ और अपने गांव को बचाओ। मुस्कान ने परी को धन्यवाद दिया और जल्दी से गांव लौट आई। गांव के बीचों बीच उसने अमृत को गांव के सूखे कुएं में डाल दिया। जैसे ही अमृत पानी में मिला, कुएं से ठंडा मीठा पानी निकलने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई और सूख चुके पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने मुस्कान की खूब तारीफ की। मुस्कान ने सबको परी की कहानी सुनाई और कहा, हमें इस अमृत का उपयोग ध्यान से करना है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची दया और मेहनत ही किसी समस्या का असली समाधान है। उस दिन से गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई। परी का वरदान और मुस्कान का साहस सबके दिलों में अमर हो गया। शिक्षा, दया, साहस और सच्चे इरादों से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। जुड़वां परियों का रहस्य। बहुत समय पहले एक जादुई जंगल था जिसे चमकवन कहा जाता था। वहां सुंदर परियां, बोलने वाले पक्षी और रहस्यमयी जीव रहते थे। उस जंगल में दो जुड़वां परियां इंसिया और लिया रहती थीं। दोनों एक दूसरे की परछाई लगती थीं। सिया के सुनहरे बाल थे और वह धूप जैसी चमकती थी, जबकि लिया के बाल चांदी जैसे चमकते और वह चंद्रमा की तरह शीतल थी। दोनों बहनों के पास अद्भुत शक्तियां थीं। सिया के पास सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेने की शक्ति थी और लिया के पास चांदनी से जादू करने की ताकत। लेकिन एक राज था, अगर वे एक दूसरे से बहुत दूर हो जाती तो उनकी शक्तियां कमजोर हो जाती थीं। रहस्यमयी चोरी। एक दिन जब दोनों परियां जंगल की झील में नहा रही थीं, तभी अचानक लिया गायब हो गई। लिया, सिया ने पुकारा, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। सिया ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वह लिया को महसूस तक नहीं कर पा रही थी। उसकी ऊर्जा कम होने लगी थी। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, उसने सोचा। सिया ने अपने दोस्तों तोता मिट्ठू, गिलहरी चिंकी और खरगोश गोलू को बुलाया और सबने लिया की खोज शुरू कर दी। अजीब सुराग। जंगल में खोजते हुए सिया को एक काले धुएं के निशान मिले। यह धुआं साधारण नहीं है, बुद्धू महाराज उल्लू बोले। यह जादुई शक्ति को चूसने वाले जादूगर कालिन का काम हो सकता है। हमें पहाड़ों के पार काले महल तक जाना होगा, चिंकी बोली। लेकिन समय कम था। जैसे जैसे सिया लिया से दूर होती जा रही थी, उसकी शक्ति भी खत्म हो रही थी। काले महल की साजिश। जब सिया काले महल पहुंची तो उसने देखा कि लिया एक जादुई पिंजरे में कैद थी। सामने एक लंबा काला जादूगर कालिन खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब सी लाल चमक थी। तो तू आ ही गई सिया,
कालिन हंसा। तुमने मेरी बहन को क्यों कैद किया? सिया गुस्से से बोली। क्योंकि तुम दोनों जुड़वां परियां हो। अगर मैं तुम दोनों की शक्ति को अलग कर दूं तो मैं इस पूरे जादुई जंगल का राजा बन सकता हूं। जुड़वां शक्ति का कमाल। सिया अब बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन उसने अपनी आखिरी शक्ति से सूरज की रोशनी को बुलाया। उसी पल लिया ने भी अपनी चंद्र ऊर्जा को महसूस किया। हम साथ हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता, लिया चिल्लाई। दोनों बहनों ने अपनी शक्तियों को मिलाया। सूरज और चांद की रोशनी ने मिलकर एक सुनहरी और चांदी की रोशनी का बड़ा तूफान बना दिया। जैसे ही यह रोशनी कालिन से टकराई, वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जादुई शक्ति खत्म हो गई। लिया का पिंजरा टूट गया और वह बाहर आ गई। खुशहाल अंध हमेशा साथ रहेंगे, सिया ने लिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। लिया मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि जब हम साथ होते हैं तभी हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसके बाद जुड़वां परियां जंगल लौट आईं और उनका प्यार और शक्तियां हमेशा चमकती रहीं। समाप्त। कहानी का शीर्षक परियों की पतंग। एक बार की बात है, परियों की नगरी में एक छोटी सी परी थी जिसका नाम गुलाबी था। गुलाबी को नई चीजें सीखने और दूसरों की मदद करने में बहुत मजा आता था। परियों के इस जादुई संसार में हर साल पतंग उड़ाने का त्योहार मनाया जाता था। इस बार रानी परी ने घोषणा की, जो परी सबसे ऊंची पतंग उड़ाएगी उसे स्वर्ण पतंग पुरस्कार मिलेगा। सभी परियां खुशी खुशी अपनी पतंग तैयार करने लगीं। गुलाबी ने भी एक चमचमाती रंग बिरंगी पतंग बनाई, पर गुलाबी को पतंग उड़ाना नहीं आता था। वह थोड़ी घबराई हुई थी, पर उसकी सहेली चमेली ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेहनत और धैर्य से सब कुछ सीखा जा सकता है। गुलाबी ने अगले कुछ दिन पतंग उड़ाने की कला सीखी। कई बार उसकी पतंग उलझ गई, कभी टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चमेली ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जब तक तुम कोशिश करती रहोगी सफलता जरूर मिलेगी। आखिरकार पतंग उड़ाने का दिन आ गया। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। रानी परी ने सबकी पतंगें देखीं और सभी का उत्साह बढ़ाया। गुलाबी की पतंग जब उड़ने लगी तो वह सबसे ऊंची जा रही थी। बाकी परियां हैरान थीं कि गुलाबी, जिसे पतंग उड़ानी नहीं आती थी, इतना अच्छा कर रही है। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और गुलाबी की पतंग डगमगाने लगी। उसने जल्दी से डोर को कसकर संभाला और अपने धैर्य से पतंग को फिर से स्थिर कर दिया। पूरा आसमान गुलाबी की पतंग के इर्द गिर्द घूमता प्रतीत हो रहा था। रानी परी ने घोषणा की, इस साल का स्वर्ण पतंग पुरस्कार गुलाबी को मिलता है, क्योंकि उसने न केवल पतंग सबसे ऊंची उड़ाई, बल्कि मेहनत और धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण भी पेश किया। गुलाबी ने पुरस्कार लेते हुए कहा, जीतना जरूरी नहीं, बल्कि मेहनत करना और हार न मानना ज्यादा मायने रखता है। अगर आप विश्वास रखें और प्रयास करें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सारी परियां तालियां बजाने लगीं। उस दिन गुलाबी ने न केवल पुरस्कार जीता, बल्कि सबके दिलों में भी जगह बना ली। सीख, धैर्य और मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कहानी का शीर्षक परिलोक की जादुई बिल्ली। एक बार की बात है, परिलोक में खुशी और चमक से भरा एक गांव था। वहां की रानी परी लावण्या अपनी अद्भुत जादुई शक्तियों के लिए जानी जाती थीं, लेकिन परिलोक में असली चमत्कार था रानी की प्यारी जादुई बिल्ली, जिसका नाम चमेली था। चमेली सिर्फ एक साधारण बिल्ली नहीं थी। उसके सफेद चमकीले फर पर चांदनी सी चमक थी और उसकी आंखें हरे पन्ने की तरह झिलमिलाती थीं। वह अपने जादू से किसी भी समस्या का हल कर सकती थी। लेकिन चमेली का एक नियम था, वह केवल उन्हीं की मदद करती जिनका दिल सच्चा और इरादे नेक होते। एक दिन परिलोक में अंधकार छा गया। दुष्ट जादूगर खालेश ने अपनी काली शक्ति से परिलोक के फूलों, पक्षियों और नदियों की रौनक छीन ली। हर कोई डर के साए में जीने लगा। रानी लावण्या परेशान थी, क्योंकि कालेश को हराने का जादू केवल चमेली के पास था। चमेली ने कहा, रानी साहिबा, इस बार मुझे किसी निडर और सच्चे दिल वाले इंसान की जरूरत पड़ेगी।
वही मेरी शक्ति को जागृत कर सकता है। रानी ने पूरे परिलोक में घोषणा की। कई लोग आए, लेकिन चमेली ने किसी को भी चुना नहीं। तभी एक छोटी लड़की, खुशी चादिर आई, जो बेहद साधारण लेकिन साहसी थी। उसने कहा, मैं परिलोक को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। चमेली उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुराई। तुम्हारा दिल सच्चा है, उसने कहा। तुम मेरी शक्ति को जागृत कर सकती हो। खुशी ने चमेली के साथ मिलकर जादू की पुस्तक से मंत्र पढ़ा। जैसे ही चमेली ने अपनी पूंछ हिलाई, चारों ओर एक तेज रोशनी फैली। कालेश की काली शक्तियां टूट गईं और परिलोक में फिर से रंग और खुशियां लौट आईं। रानी लावण्या ने खुशी को परिलोक का सबसे बड़ा सम्मान दिया और कहा, तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत ने परिलोक को बचा लिया। और इस तरह परिलोक में फिर से सुख और शांति का वास हुआ। चमेली सबकी प्यारी बनी रही और खुशी एक मिसाल कि सच्चाई और साहस के आगे हर अंधकार हार मान लेता है। कहानी का शीर्षक, परिलोक की जादुई साजिश। परिलोक, जहां हर कोना चमकता था और हर पल संगीत में डूबा रहता था, वहां परियां अपने जादुई जीवन का आनंद लेती थीं। हर परी की अपनी खासियत थी। नूर परी के पास चमत्कारी रोशनी थी जो अंधकार को चीर देती। मीरा परी संगीत की देवी थी, जिसकी तान से फूल खिलते थे, और बेला परी समय को थामने का जादू जानती थी। एक दिन परी रानी ने परिलोक की सबसे खास जादुई किताब को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। यह किताब परिलोक की सारी शक्ति का स्रोत थी। किताब को बेला परी के जिम्मे सौंपा गया, क्योंकि वह समय की रक्षा कर सकती थी। लेकिन रानी को पता नहीं था कि एक गुप्त परी, काव्या, जो परिलोक की शक्ति को खुद के लिए चाहती थी, एक साजिश रच रही थी। काव्या ने बेला को धोखे से बुलाया और अपनी जादुई शक्ति से उसे गहरी नींद में सुला दिया। उसने किताब चुरा ली और परिलोक के बाहर छुपा दी। बिना किताब के परिलोक की चमक फीकी पड़ने लगी। परियां परेशान थीं, लेकिन उन्हें काव्या की साजिश का पता नहीं था। नूर और मीरा ने स्थिति को संभालने की ठानी। उन्होंने अपनी शक्तियों को मिलाया और परिलोक के हर कोने को खंगालने लगीं। जब उन्होंने काव्या के इरादों को भांप लिया, तो उन्होंने उसे रोकने की योजना बनाई। मीरा ने अपनी तान से एक सुरझाल रचा, जिसमें काव्या फंस गई। नूर ने अपनी रोशनी से काव्या की छुपाई हुई किताब का पता लगाया। किताब को वापस लाने के बाद बेला को जगाया गया। बेला ने समय को पलटते हुए वह क्षण वापस लाया जब काव्या ने किताब चुराई थी। रानी ने काव्या को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। उसने काव्या को परिलोक की रक्षा करने का नया दायित्व सौंपा। काव्या ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल अच्छे के लिए करेगी। परिलोक फिर से चमक उठा। परियां खुश थीं और उन्होंने मिलकर यह सीखा कि हर शक्ति का सही इस्तेमाल ही सच्चा जादू है। शिक्षा, लालच और स्वार्थ हमें नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन सही राह पर लौटने का साहस ही सच्चा जादू है। रानी परी और लाल जादुई पत्थर की चोरी। बहुत समय पहले की बात है। परिलोक नाम का एक अद्भुत संसार था। यह स्थान आकाश के ऊपर इंद्रधनुषों और चमकते बादलों के बीच बसा था। वहां परियां रहती थीं और उनकी शक्तियां एक लाल जादुई पत्थर से आती थीं, जिसे सूर्यमणि कहा जाता था। यह पत्थर रानी परी के महल में रखा हुआ था और पूरे परिलोक की जादुई ऊर्जा का स्रोत था। लेकिन एक रात, जब पूरा परिलोक गहरी नींद में था, अचानक सूर्यमणि चोरी हो गई। चोरी का रहस्य। सुबह जब रानी परी ने अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहा, तो वह कमजोर महसूस करने लगी। बाकी परियों की जादुई शक्तियां भी धीमी हो गई थीं। महल में हड़कंप मच गया। सभी परियों ने महल के चारों ओर खोजबीन की, लेकिन लाल जादुई पत्थर कहीं नहीं मिला। रानी परी ने अपनी सबसे बहादुर परियों को बुलाया। परियों की सेनापति अद्विका और उसकी सबसे प्रिय सहायक परी मिष्टी। हमें जल्द से जल्द सूर्यमणि को ढूंढना होगा, वरना परिलोक की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, रानी परी ने कहा। अद्विका और मिष्टी ने महल का कोना कोना छान मारा। तभी उन्होंने देखा कि महल की सबसे ऊंची मीनार की खिड़की टूटी हुई थी और वहां काले जादू का निशान था। यह जरूर किसी अंधेरे जादूगर का काम होगा, मिष्टी ने कहा। हमें परिलोक से बाहर जाकर इस चोरी का रहस्य सुलझाना होगा, अद्विका ने जवाब दिया। संदिग्धों की तलाश।
अद्विका और मिष्टी ने सबसे पहले परीलोक के पड़ोसी राज्य श्यामलोक की ओर उड़ान भरी। वहां का राजा दुष्ट जादूगर कालसुर परीलोक से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी काली शक्तियां परियों की रोशनी से ज्यादा ताकतवर बने। जब वे कालसुर के किले में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर अंधेरा फैला था। हवा में काले धुएं की गंध थी। यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, अद्विका ने कहा। लेकिन हमें बिना पकड़े अंदर घुसना होगा, मिष्टी ने फुसफुसाते हुए कहा। दोनों परियों ने अपनी छोटी सी रोशनी को बुझाया और चुपके से किले के अंदर घुस गईं। छोरी का सच। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि कालसुर सिंहासन पर बैठा हंस रहा था और उसके सामने लाल जादुई पत्थर रखा हुआ था। अब परियां कमजोर हो जाएंगी और मेरी काली शक्तियां पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगी, कालसुर जोर से बोला। अद्विका को गुस्सा आ गया। उसने धीरे से मिष्टी से कहा, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ी, कालसुर को उनकी आहट मिल गई। हा हा हा, तो मेरी योजना को रोकने के लिए परियां आ ही गईं। उसने अपनी छड़ी उठाई और एक काला जादू उन पर छोड़ दिया। अद्विका और मिष्टी जल्दी से अलग अलग दिशाओं में उड़ गईं और कालसुर के वार से बच गईं। हमें साथ में हमला करना होगा, मिष्टी चिल्लाई। अद्विका ने अपनी आखिरी बची शक्ति से अपनी जादुई तलवार निकाली और मिष्टी ने अपने चमकते तीर को धनुष पर चढ़ाया। 1, 2, 3 दोनों ने एक साथ हमला किया। अद्विका की तलवार से सूरज की किरणें निकलीं और मिष्टी के तीर से चांद की रोशनी फूटी। कालसुर के चारों ओर रोशनी फैल गई और वह जोर से चिल्लाया, नहीं, यह नहीं हो सकता। वह अंधेरे में विलीन हो गया और सूर्यमणि जमीन पर गिर पड़ी। मिष्टी ने जल्दी से सूर्यमणि उठाई और अद्विका के साथ परीलोक की ओर उड़ चली। जैसे ही वे महल पहुंची और सूर्यमणि को उसकी सुनहरी वेदी पर रखा, पूरी परीलोक में फिर से रोशनी फैल गई। रानी परी की शक्तियां लौट आईं और सभी परियां फिर से उड़ने और चमकने लगीं। रानी परी का अपहरण। परीलोक, जहां जादू की नदियां बहती थीं और आकाश में इंद्रधनुष हमेशा चमकते रहते थे, वहां एक बड़ा संकट आ गया था। रानी परी अचानक गायब हो गईं। सुबह जब परियां जागीं तो महल सूना था। रानी परी का कमरा खुला पड़ा था और वहां सिर्फ एक टूटी हुई सुनहरी चूड़ी पड़ी थी। परियों की शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी थीं, क्योंकि उनकी शक्ति का स्रोत रानी परी की उपस्थिति से जुड़ा था। रानी परी को किसी ने किडनैप कर लिया है, परी सेनापति अद्विका ने ऐलान किया। राक्षस का संदेश। तभी हवा में एक काला धुआं उठा और उसमें एक डरावना चेहरा उभरा। राक्षस कालग्रास, अगर तुम अपनी रानी को वापस चाहती हो तो परीलोक छोड़ दो। अब यह जगह मेरी होगी। सभी परियां डर गईं। हम अपनी रानी को वापस लाएंगी, परी योद्धा मिष्टी ने कहा। हम परीलोक को कभी नहीं छोड़ेंगे। खोज की शुरुआत। सभी परियां अलग अलग दिशाओं में उड़ चलीं। एक टोली पहाड़ों की ओर गई, दूसरी टोली गहरे जंगल की ओर बढ़ी। अद्विका और मिष्टी ने अंधेरे किले की ओर उड़ान भरी, जहां कालग्रास रहता था। रास्ते में परियों को सुराग मिले। टूटी हुई जादुई चूड़ियां, सुनहरी धूल और रानी परी की परछाई जैसी आकृतियां। रानी परी जरूर इस तरफ ले जाई गई हैं, अद्विका ने कहा। रानी परी की कैद। कालग्रास ने रानी परी को अपने अंधेरे किले के बीचों बीच कैद कर रखा था। उनके हाथों में जादुई बेड़ियां थीं। उनका मुख बंधक था ताकि वे जादू न कर सकें। उनके चारों ओर कालग्रास की काली शक्तियां थीं जो उन्हें कमजोर बना रही थीं। रानी परी ने आंखों से संकेत किया, जैसे वे कह रही हों, जल्दी आओ मेरी परियों। परियों का हमला। अद्विका और मिष्टी ने सारी परियों को इकट्ठा किया और कालग्रास के किले पर हमला कर दिया। कुछ परियों ने तेज रोशनी के तीर चलाए, कुछ परियों ने आकाश से जादुई वर्षा कर दी। अद्विका ने अपनी तलवार से काले जादू की बेड़ियों को तोड़ा। मिष्टी ने रानी परी के मुख पर लगी पट्टी हटाई। रानी परी की शक्तियां लौट आईं। उन्होंने अपने हाथ उठाए और एक विशाल सुनहरी रोशनी फैली। अब यह अंधेरा खत्म होगा, रानी परी गर्जी। अंधेरे का अंत। जैसे ही परीलोक की रोशनी फैली, कालग्रास जोर से चिल्लाया,
नहीं, यह नहीं हो सकता। वह धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। रानी परी ने अपनी परियों को गले लगाया। तुम सब ने मिलकर मुझे बचाया, यही हमारी शक्ति है, एकता और साहस। परी लोक फिर से चमकने लगा और परियों ने अपनी प्यारी रानी के साथ जश्न मनाया। समाप्त। कहानी का नाम लाल परी और हरी परी की जादुई दोस्ती। एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक जादुई झील थी। उस झील के पास दो परियां रहती थीं। एक का नाम था लाल परी, जो हमेशा जोश और उत्साह से भरी रहती थी। दूसरी थी हरी परी, जो शांत और समझदार स्वभाव की थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी, पर उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। एक दिन जंगल में एक अजीब सी हलचल मची। झील का पानी अचानक सूखने लगा। झील के सूखने से जंगल के सारे जानवर परेशान हो गए। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। लाल परी ने तुरंत कहा, हरी परी, हमें झील को बचाने के लिए कुछ करना होगा। हरी परी ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, लेकिन हमें पहले यह पता लगाना होगा कि झील का पानी क्यों सूख रहा है। दोनों परियों ने मिलकर जंगल में छानबीन शुरू की। लाल परी अपने तेज जादुई पंखों से उड़ते हुए हर कोने में खोजबीन कर रही थी, जबकि हरी परी ध्यान से हर चीज का निरीक्षण कर रही थी। कुछ ही देर में उन्हें झील के पास एक बड़ा पत्थर मिला, जिसके नीचे एक गुप्त दरवाजा छिपा हुआ था। उन्होंने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर एक शरारती बौना बैठा था, जो झील का पानी अपने जादुई कटोरे में जमा कर रहा था। लाल परी गुस्से से चिल्लाई, तुमने ऐसा क्यों किया? बौना डर गया, लेकिन बोला, मुझे अकेलापन लगता है। झील का पानी चुराकर मैं सबका ध्यान खींचना चाहता था। हरी परी ने शांत स्वभाव में कहा, अकेलापन का हल चोरी नहीं है। हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन तुम्हें झील का पानी वापस करना होगा। बौना उनकी बात समझ गया। उसने झील का सारा पानी वापस कर दिया। झील फिर से भर गई और जंगल में जीवन लौट आया। लाल परी और हरी परी ने बौने को अपने साथ रहने का न्योता दिया। अब वे तीनों मिलकर जंगल की देखभाल करने लगे। सीख: हर समस्या का हल गुस्से या शरारत से नहीं, बल्कि समझदारी और मिलजुल कर काम करने से होता है। कहानी का शीर्षक: सुनहरे बालों वाली परी। बादलों के ऊपर, जहां सूरज की किरणें हर पल झिलमिलाती हैं, वहां एक अद्भुत दुनिया थी। इस दुनिया में रहती थी एक परी जिसका नाम था सुवर्णा। उसकी सबसे अनमोल पहचान थे उसके सुनहरे बाल, जो सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे सोने की लहरें हों। सुवर्णा अपनी खुशी के लिए आसमान में उड़ती रहती, बादलों से बातें करती और उनकी ठंडक में खुद को लिपटा लेती। लेकिन उसके सुनहरे बाल सिर्फ उसकी सुंदरता का प्रतीक नहीं थे, उनमें जादुई शक्ति भी थी। जब भी कोई उदास होता, सुवर्णा अपने एक बाल को तोड़कर उसकी ओर भेजती। बाल जमीन पर गिरते ही वह व्यक्ति खुशियों से भर जाता। एक दिन नीचे के गांव में जा खुशी ओ जानन नाम की एक लड़की रो रही थी। उसके माता पिता बीमार थे और वह उन्हें ठीक करने का कोई उपाय नहीं खोज पा रही थी। उसकी सिसकियां आसमान तक पहुंची। सुवर्णा ने उसे देखा और उसकी मदद करने का निश्चय किया। परी ने अपना एक सुनहरा बाल तोड़ा और उसे नीचे गिराया। बाल सीधे खुशी के हाथों में आया और एक उज्जवल प्रकाश में बदल गया। अचानक खुशी के माता पिता के चारों ओर रोशनी फैल गई और वे तुरंत ठीक हो गए। खुशी ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने परी को धन्यवाद देने के लिए दिल से प्रार्थना की। सुवर्णा ने ऊपर से उसे देखकर सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी मुस्कान ही मेरे सुनहरे बालों का असली पुरस्कार है। इस घटना के बाद गांव के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगे। सुवर्णा ने महसूस किया कि उसकी जादुई शक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि उसने इंसानों के दिलों में दया और प्यार को जागृत किया। शिक्षा: सच्ची सुंदरता दूसरों की मदद और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने में है। हम सभी के पास अपना सुनहरा बाल है, हमारा प्यार और करुणा। बस इसे सही समय पर इस्तेमाल करने की जरूरत है।